नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिजीज क्लेम सेटलमेंट के फॉर्म को हम लोग कैसे सही भरें। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो फॉर्म के ऊपर में जिसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है वह है अगर मरने वाले व्यक्ति के अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम है तो अब मतलब 50,000 के अभव के केस में ही यह फॉर्म एप्लीकेबल है। उससे नीचे के केस में कोई और फॉर्म लगता है। और दोस्तों, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो कि महंगा होता है, अगर आप उसको गलत भर देंगे तो आपको फिर से वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मैंने वीडियो के अंत में इस फॉर्म के द्वारा इसको सही भर करके कैसे हम ऑनलाइन डिजीज क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, यह है इसका टोटल 4 एनेक्सर होते हैं। सबसे पहले एनेक्सर 2 की बात कर लेते हैं। एनेक्सर 2 में देखिए क्या कहता है। ठीक है, डियर सर्स मतलब यहाँ पे जो मरने वाले व्यक्ति का नाम होगा, उसके बाद ये सबको छोड़ दीजिए और यहाँ पे लीगल हेयर्स होगा। लीगल हेयर्स मतलब उनके ऊपर कितने, जो मरने वाले व्यक्ति थे उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट थे। ठीक है, उनके बेटा बेटी पोता पोती, पोता पोती मतलब हो गया ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, और बेटा बेटी तो आप जानते हैं। और अगर मरने वाले व्यक्ति के पत्नी अगर जिंदा है तो इतने ही हो सकते हैं, लेकिन मरने वाले व्यक्ति के बेटे के मतलब वाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक वंशावली सर्टिफिकेट कह सकते हैं या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट कह लीजिए, यह सब आपको बनवा करके रखना पड़ेगा जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसको इशू करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप जो है सो मतलब पूरा डिटेल्स दे दीजिए। इनके ऊपर मरने वाले व्यक्ति के ऊपर में कौन कौन से डिपेंडेंट थे, उसको देने के बाद डेट दे दीजिए, यहाँ प्लेस दे दीजिए। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मतलब लीगल हेयर्स में जिनके जिनके नाम है उनके यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिए, सिग्नेचर करवा लीजिए। और उसके बाद नीचे आता है फुल नेम ऑफ डिजीज, फिर से यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति का नाम, मरने वाले व्यक्ति का पूरा एड्रेस, डेट ऑफ डेथ, किस डेट में उनकी मृत्यु हुई ये आपको डेथ सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। एंड एविडेंस ऑफ डेथ, एविडेंस ऑफ डेथ नहीं, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट इन विच क्लेम रेफर्स, मतलब इनका यूनियन बैंक में कौन कौन सा खाता है जिसमें कि इन्होंने कौन कौन से खाते मेंटेन कर रखे हैं जिसमें आपको क्लेम करना है डिजीज क्लेम का। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, कौन ये जो अकाउंट है, क्या ये करंट अकाउंट है या फिर एफडी है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, कौन सा अकाउंट है। तो ये सेविंग अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख दिया गया है। एड्रेस रजिस्टर्ड विथ बैंक, वही जो ऊपर का एड्रेस होगा पहाड़गंज आप लिख दीजिए चलेगा, या जो भी एड्रेस आप यहाँ पे पूरा एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ करंट, नंबर 8 क्या कर रहा है, उस अकाउंट में कितने बैलेंस है। तो देखिए लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट जो भी आपके पास पासबुक है या फिर जो आप बैलेंस चेक करते हो उसके अनुसार से जो भी बैलेंस है आप यहाँ पे लिख दें। और अगर पूरी बैलेंस आपको नहीं पता है, जो बैलेंस आपको दिख रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं तीन, जैसे मेरे केस में 3,54,000 है तो 3,54,000 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट आप लिख दोगे तो क्या होगा कि जब बैंक इस अकाउंट को बंद करने जाएगा तो उस डेट में इंटरेस्ट रन करेगा, इंटरेस्ट रन करेगा जितना भी लगेगा, तो 3,54,000 प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपको पेबल हो जाएगा, जो क्लाइमेंट होंगे उसके अकाउंट में ये पेबल होगा। एंड वहीं पे 9th नंबर करता है पार्टिकुलर्स ऑफ क्लाइमेंट्स एंड हैज़, मतलब ये जो पैसा है इसको कौन क्लेम कर रहा है, एक है या एक से ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन इस केस में एक ही है। अगर एक रहेगा तो एक दीजिए, अगर दो रहेगा तो दो दीजिए। तो क्या होगा, दो रहेगा तो इसका 2 भाग में हिस्सा होगा, 3 रहेगा तो इसका 3 भाग में हिस्सा होगा, जो भी होगा वो आपकी सहमति से होगा। ठीक है, जैसा आप लिख करके देंगे उसके अनुसार से होगा। एंड इसका जो है सो एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए। अदर एसेट, क्या इन्होंने बैंक में कुछ और भी, जैसे कोई किसी किसी केस में क्या होता है कि लोन ले रखा होता है, लोन में हम लोग अपनी प्रॉपर्टी गिरवी देते हैं, क्या वैसी बात है, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सब 0 कर दिया गया है। 11th नंबर, हैज़ द डिजीज लेफ्ट एनी विल, क्या इन्होंने कोई एडवोकेट को बुलवा करके कोई बिल रखा है। जी नहीं, कोई नहीं है, तो नो रखा है, कोई नहीं है। हैज स्टेट ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड प्रोवेट लेटर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसका कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है। अगर वो कोर्ट में रहता है, सक्सेशन होता है, तभी जा करके यहाँ पे वो डिटेल्स आता है।
उसके बाद 12th नंबर में सिर्फ यहाँ पे हम डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अगर आपके पास जैसे किसी किसी केस में क्या होता है कि हॉस्पिटल में डेथ होती है, तो हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उस केस में कौन इशू करता है, तो मेडिकल ऑफिसर इशू करता है। तो आप यहाँ पे एक ऑब्लिक दे करके मेडिकल ऑफिसर भी लिख सकते हैं। उसको करने के बाद 2 श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी हो जाता है गारंटर कर लीजिए, विटनेस कर लीजिए, श्योरिटी तीनों इसी को कहते हैं। और श्योरिटी वही बन सकता है जो मतलब आप जितने का अमाउंट क्लेम कर रहे हो उतने के समकक्ष वो श्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी बताए कि हाँ मेरी चल अचल संपत्ति इतनी हो सकती है, या चाहे वो लिक्विड मनी के रूप में हो चाहे नॉन लिक्विड मनी के रूप में हो, उतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके खाते में आपने किसी वैसे व्यक्ति को श्योरिटी पकड़ लिया जिसके खाते में 1,000 रह रहा हो, 2,000 रह रहा हो, 10,000 रह रहा हो, इस केस में तो वह नहीं चलेगा। इसलिए श्योरिटी हमेशा वेल्दी होना चाहिए और एक समाज में एक अच्छा पहचान होना चाहिए, मतलब लोग उसको जाने, या उसको जानने का दो, या तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो या फिर उसके खाते में खाते में पैसे हों, या फिर उनके नाम से कुछ अचल संपत्ति हो जो कि आपके ये 3,54,000 3,63,000 का इक्वली मतलब कर सके। तो मेरे यहाँ पे 2 श्योरिटी हैं, एक मनोज वर्मा जी हैं, एक चंदा वर्मा जी हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कंप्लीट एड्रेस आप लिख दीजिए एंड ये उसके बाद इसके नीचे का आपको भरना नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं एनेक्सर 7 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एनेक्सर 7 की ओर। तो दोस्तों यह है एनेक्सर 7। यह देखिए क्या लिख रहा है, ड्राफ्ट ऑफ द एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प। अब देखिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प क्या हो जाता है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। अब उस आपके स्टेट में आपके राज्य में नॉन जुडिशियल स्टैम्प की मतलब जैसे बिहार में 1,000 से स्टार्ट होता है, गुजरात में 100 रुपये से स्टार्ट होता है, यूपी में भी आई थिंक 300 रुपये से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से आप पता कर लीजिए कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प वो कितने का चलता है उस स्टेट में, ठीक है, मिनिमम कितने का चलता है, तो वही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर यह केस बिहार के लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये चुकाने पड़ जाएंगे। गुजरात के लोग देख रहे हैं तो 100 रुपये चुकाने पड़ जाएंगे एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प के, ठीक है। और इस केस में तो आपको न एक क्लाइमेंट का आ जाएगा, 2 जो है सिक्योरिटी का आ जाएगा, कम से कम तो 3 तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए आप उस अपने स्टेट में पता कर लें कितने का चल रहा है, उसी अनुसार से आप स्टैम्प खरीदें। और स्टैम्प पे आपको ये टोटल प्रिंट करवाना होगा, ये भरा हुआ नहीं, भरा हुआ आपको बाद में भरना होगा। ये सब जो आप ब्लॉक लेटर में देख रहे हैं उसको आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा स्टैम्प के ऊपर में, ठीक है। और ये चीज़ आपको नहीं लिखवाइएगा ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ एडिक्वेट वैल्यू, ठीक है, ये आपको नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ एनेक्सर 7 लिखवाना पड़ेगा, ड्राफ्ट ऑफ एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा, बाकी ये सारा कुछ लिखवाना पड़ेगा, सिर्फ जो आप ब्लू इंक से जो देख रहे हो जो भरा हुआ उसको छोड़ करके। चलिए जब आपके पास ये आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे प्रिंटेड मिल जाए तो कैसे इसको भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो नाम है क्लाइमेंट का नाम है, मतलब किसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हुए तो आप यहाँ पे कॉमा दे करके दूसरे व्यक्ति का भी नाम आप दे सकते हैं। उसका यहाँ पे टोटल विवरण दे दीजिए, एज दे दीजिए, रिसाइडिंग एट कहाँ पे रह रहे हैं, वो सब कुछ देने के बाद फॉलो यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति का नाम, किस डेट में मरे हैं, एड्रेस, और किस मतलब हाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किस ब्रांच में खाता है वहाँ पे लिख करके फिर से मरने वाले व्यक्ति का नाम, अकाउंट नंबर और उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसको देने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। एंड ये क्या कहता है देखिए, विद अ बिलो नेम पर्सन इज आर द ओनली लीगल हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स सर्वाइविंग द डिजीज, ठीक है। तो जो मर गए हैं उनके नीचे इतने ही लोग डिपेंडेंट हैं, उनके वंश से इतने ही लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन। चलिए तो यहाँ पे जो है उनके आप नाम दे दीजिए, उनका रिलेशन दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आई वी फर्दर डिक्लेयर दैट, ये सिर्फ आपको सिर्फ प्रिंट करवा करके रख लेना है। और जितने भी आपने लीगल हेयर्स को यहाँ पे दर्शाया था ऊपर में, उनके सारे के साइन यहाँ पे आपको करवाने होंगे, तो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे डेट दे दीजिए और उसके बाद आपको इसको यहाँ पे उस स्टैम्प पे आपको नोटरी मजिस्ट्रेट आपको अपना स्टैम्प वगैरह लगा करके तो आपको पहले से मिल जाएगा, बस आप इसको इस तरह से कर दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे, एनेक्सर 7 हो गया, अब एनेक्सर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यह है एनेक्सर 8, इसको भी आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे भरवाना है और वह भी एडिक्वेट वैल्यू जो भी आपके स्टेट में चल रहा हो। चलिए, इन कंसिडरेशन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हियर कॉल द बैंक हैविंग एग्रीड टू पे द अंडरसाइंड राजीव कुमार, इसको मैं पे करने वाला हूँ इतने अमाउंट। अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बैंक में भी पता कर सकते हैं, लेकिन जो भरा हुआ है वो बिल्कुल सही भरा हुआ है दोस्तों।
इनहेबिटेंट्स हो जाता है कि किस राज्य के निवासी, मतलब कहाँ पे वो रह रहे हैं। एक तरह से ये आपको एड्रेस डिनोट करने के लिए कहता है। उसके बाद उनके अकाउंट में देखिए यहाँ पे मैंने पूरा पता कर लिया गया, क्योंकि इस पर आप ये नहीं लिख सकते, प्लस इंटरेस्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प आप करने वाले हैं। और इस केस में भी आपको वही करना है कि जो ब्लू इंक से भरा हुआ उसको छोड़ करके जो भी ब्लैक इंक ब्लैक विथ ब्लॉक इंक है उसी को आपको लिखवाना है। उसके बाद आपको यह पेन से भरना है, ठीक है। तो मेरा जो सो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो सो इतना रुपया हो रहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे भर दिया। अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ आप प्रिंसिपल अमाउंट लिखें या वो भी ना लिखें, एक ही बार उसको आप लिख देंगे, ठीक है। आपको उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे दे दीजिए, इन द नेम ऑफ डिजीज पर्सन का नाम दे दीजिए, कहाँ पे है, ब्रांच किस डेट में मृत्यु हुई है। मतलब इसको आप इस तरह से ये फॉलो करके आप इस एनेक्सर 8 को आप इस तरह से आप भर लीजिए। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से क्लाइंट का नाम एंड यहाँ पे 2 श्योरिटी, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना एज श्योरिटी, कौन से 2 श्योरिटी को आप बैंक में लेने जा रहे हैं, देन प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा श्योरिटी का भी केवाईसी लिया जाएगा, आधार कार्ड और एक फ़ोटो, मैं पैन कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और श्योरिटी में यह कोई नेसेसरी नहीं है कि वह यूनियन बैंक का ही अकाउंट होल्डर्स हो, यह कहीं पे भी एज पर आरबीआई रूल यह कहीं मेंशन नहीं है कि श्योरिटी का उसी बैंक में खाता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको आप भर लीजिए और यहाँ पे साइन एंड डिलीवर्ड बाय द नेम। पहले आपका जो क्लाइंट होंगे उसका नाम क्लाइंट हो गया, जो पैसे जिनके अकाउंट में पैसे जाने हैं, जिसमें आप लोग सभी लीगल हेयर्स ने सर्वसम्मति से लिखित बैंक में दिया है कि नहीं ये पैसे फलाने व्यक्ति को जाना चाहिए। एंड यहाँ पे फिर दोनों श्योरिटी का सिग्नेचर होगा एंड एज श्योरिटी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस डेट यह दे करके फिर से नोटरी मजिस्ट्रेट के ऊपर आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों चलते हैं एनेक्सर 9 की ओर। तो दोस्तों यह है एनेक्सर 9, इसको भी जो है आपको स्टैम्प ही करवाना पड़ेगा और यह जो है सो यह श्योरिटी का भरा जाएगा। तो 2 श्योरिटी, मतलब इस केस में आपको इस तरह का 2 बार भरवाना पड़ेगा और यह आप नाम अलग से लिखेंगे, मतलब ब्लैंक पेन से बाद में भरेंगे। सिर्फ जो एरिया यहाँ ब्लैक इंक में आपको दिख रहा है उसी को आपको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब आपके पास यह स्टैम्प आ जाए तो आप इसको कैसे भर सकते हैं। याद रखिएगा यह गारंटर के लिए है, गारंटर कह लीजिए, श्योरिटी कह लीजिए, विटनेस कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके श्योरिटी हैं उनका नाम होगा, यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति का नाम, किस डेट में मृत्यु हुई है, यहाँ पे एड्रेस कि हाँ लीगल हेयर सेड मिस्टर दिनकर नाथ जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अपने नीचे, उनके नीचे इतने ही लीगल हेयर्स हैं, इसके अलावे नहीं है। इसी चीज़ का श्योरिटी एक तरह से विटनेस कहिए, गारंटर कहिए, वो बनते हैं। यहाँ पे इस तरह से दे करके रिलेशनशिप विद डिजीज एंड एज, जो रिलेशनशिप है मरने वाले व्यक्ति के साथ में वो दे करके ऑब्लिक में एज दे दीजिए, टोटल उम्र कितनी हो रही है, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे वह दे करके श्योरिटी आपका यहाँ पे साइन करेगा, एड्रेस लिखेगा और यह भी जो है आपको नोटरी मजिस्ट्रेट मतलब स्टैम्प पेपर के ऊपर में होगा। तो याद रखिएगा आपको एनेक्सर 9 जो है सो 2 ठो लेना पड़ेगा, एनेक्सर 8 एक आएगा, एनेक्सर 7 भी एक आएगा और एनेक्सर 2 जो है सो आपको विदाउट स्टैम्प पेपर पे चल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सबसे बड़े चीज़ की ओर में कि इसको हम लोग ऑनलाइन कैसे क्लेम करेंगे। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे भी चलते हैं। तो दोस्तों यह है डेथ क्लेम का ऑनलाइन क्लेम वेबसाइट, यूनियन बैंक का खुद का है। सबसे पहले यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, से जाएंगे उनका नाम दे दीजिए, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ डेथ यहाँ पे डालिए, जिस भी डेट में मृत्यु हुई है वह डेट डाल दीजिए। रिलीजन डाल दीजिए, रीजन ऑफ डेथ डाल दीजिए नॉन कोविड, रीजन ऑफ डेथ नेचुरल, ठीक है। नेचर ऑफ क्लेम विदाउट नॉमिनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि ये मैं 50,000 से ऊपर के केस में कर रहा हूँ, तो ये 50,000 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो है सो अदर क्लाइमेंट डेट, इंटर नंबर ऑफ क्लाइमेंट्स, मतलब कितने हैं। तो इस केस में तो एक है इसलिए आपको एक ही देना है, ठीक है। और वहाँ पे क्लाइमेंट का यहाँ पे नाम दे दीजिए, या नाम दे दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी रिलेशन है वह दे दीजिए। अब जैसे देखिए ग्रैंडसन यहाँ पे नहीं है तो आप ये चूज कर सकते हैं,
यहाँ पे ये करिए, उसके बाद प्रोसीड करिएगा, आपको डॉक्यूमेंट आएगा सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिजीज़ क्लेम को ऑनलाइन भी आप क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते उसके पहले आप पूरे फॉर्म को आप सही सही भर लें। अगर मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको कहीं से ना समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल बैंक जा कर के आप प्रॉपर उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि नॉन जुडिशियल स्टाम्प आपको रिटर्नेबल नहीं होता है, ना तो उस पर ओवर राइटिंग चलता है। इसलिए एक बार आप ठोक बजा लीजिए। हालांकि मैं 99.99% मैंने अपने तरफ से बिल्कुल सही जानकारी देने के प्रयास की है, क्योंकि ऐसे ही इसको भरा जाता है और मेरे केस में आज तक कभी भी यह रिजेक्ट नहीं हुआ है, मैंने जितने को भी बताया है। तो दोस्तों यह था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिजीज़ क्लेम को के फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भर करके सक्सेसफुली पैसा मरने वाले व्यक्ति के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।